साथियों, पढ़ाओ ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। अब पढ़ना और याद रखना होगा आसान चित्रों और ट्रिक्स द्वारा सभी सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, आज का विषय है राजस्थान अपोहा तंत्र नदियाँ। आज के इस विषय में हम जानने वाले हैं राजस्थान में प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में, जो कि राजस्थान की होने वाली लगभग हर परीक्षा का एक महत्वपूर्ण विषय है। साथियों, अपोहा तंत्र से तात्पर्य नदियाँ एवं उसकी सहायक नदियों से है, जो एक तंत्र अथवा प्रारूप का निर्माण करती हैं, जो कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपोहा कहते हैं। इन वाहिकाओं के जाल को अपोहा तंत्र कहा जाता है। किसी क्षेत्र का अपोहा तंत्र वहाँ की भूवैज्ञानिक समय अवधि, चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा और बहाव की अवधि का परिणाम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपोहा तंत्र का प्रथम भाग। तो साथियों, राजस्थान के अपोहा तंत्र को अरावली पर्वत श्रेणियां निर्धारित करती हैं। राज्य में अरावली पर्वत श्रेणी कर्णवत, जो कि यह अरावली पर्वत श्रेणी है जो कि कर्णवत है, जो कि उत्तर पूर्व, ये उत्तर पूर्व हो गया, जो कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली है, जो कि विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। और अरावली पर्वत श्रेणियां राजस्थान में एक जल विभाजक का कार्य करती है। तो जो अरावली पर्वतमाला है, यह राजस्थान में एक जल विभाजक का कार्य करती है और राज्य में बहने वाली नदियों को दो भागों में बांट देती है, जो कि यह एक तरफ का जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है और अपने दूसरी तरफ का जो जल है वह अरब सागर में ले जाती है। राजस्थान के जल प्रवाह क्षेत्र को तीन भागों में बांटा गया है। वह तीन भाग हैं: अंतः प्रवाह का क्षेत्र, जो कि कुल प्रवाह क्षेत्र का 60.2% है; अरब सागर का प्रवाह, जो कि कुल प्रवाह का 17.1% है; बंगाल की खाड़ी का प्रवाह, जो कि कुल प्रवाह का 22.4% है। तो चलिए जानते हैं इन सभी के बारे में। तो साथियों, जो आंतरिक प्रवाह की नदियां होती हैं, वह जल को किसी सागर या महासागर तक ना पहुंचाकर वह रेत अथवा स्थलीय क्षेत्र में ही विलीन हो जाती हैं। और राजस्थान का जो उत्तरी भाग है वह अंतः प्रवाह क्षेत्र होता है। दूसरा है बंगाल की खाड़ी का प्रवाह क्षेत्र। इस प्रवाह की मुख्य नदी चंबल नदी है और बनास नदी अपनी सहायक नदियों के साथ यमुना नदी में मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस प्रवाह की नदियां सभी पहले चंबल नदी में आकर मिलती हैं और चंबल नदी गंगा नदी में जाकर मिलती है और वही गंगा नदी अंत में बंगाल की खाड़ी तक उस जल को ले जाती है। और जो तीसरा प्रवाह है वह है अरब सागर प्रवाह, जिसकी प्रमुख नदी लूनी नदी है। इसके अलावा माही नदी, साबरमती नदी है, जो कि कच्छ की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती हैं। तो इस प्रवाह क्षेत्र की जो नदियां हैं वह अरब सागर में समाहित हो जाती। तो साथियों, यह हैं राजस्थान प्रदेश की प्रमुख अंतः प्रवाह की जो नदियां हैं। उनमें प्रमुख हैं घगर नदी, यह घगर नदी का प्रवाह क्षेत्र है; कांतली नदी, यह कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है; कांकड़ी नदी का प्रवाह क्षेत्र है; साबी नदी, यह साबी नदी का प्रवाह क्षेत्र है; मेंथा नदी, यह मेंथा नदी का प्रवाह क्षेत्र है; रूपनगढ़ नदी, यह रूपनगढ़ नदी का प्रवाह क्षेत्र है; और रूपारेल नदी, यह रूपारेल नदी का प्रवाह क्षेत्र है। तो साथियों, राजस्थान की अंतः प्रवाह की नदियों को हम एक ट्रिक से ध्यान रख सकते हैं। इसके लिए आपको ध्यान में रखना है GK का साइंस, मैथ्स, रीजनिंग का रिवीजन करो। इससे कैसे? जी से आपको ध्यान रखना है घगर, के से आपको याद रखना है कांतली, का से आपको याद रखना है कांकड़ी, साइंस से याद रखना है आपको साबी नदी, मैथ से आपको रखना है मेंथा नदी, रीजनिंग से आपको याद रखना है रूपनगढ़ नदी और रिवीजन से आपको याद रखना है रूपारेल नदी। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं इस प्रवाह की पहली नदी से और प्रमुख नदी से। वह है घगर नदी। घग्गर नदी को नट नदी, मृत नदी या डेड रिवर कहते हैं, क्योंकि इसका प्रवाह तल स्पष्ट नहीं है, किंतु वर्षा काल में इसमें न केवल पानी प्रवाहित होता है बल्कि बाढ़ आ जाती है। इस वजह से इसे मृत नदी कहते हैं। इसे सोतर नदी कहते हैं। सरस्वती नदी इसे कहा जाता है। इसे प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है। इसके अलावा द्वेषदुती नदी कहते हैं, जो कि वैदिक काल में इसका पौराणिक नाम द्वेषवती नदी था। इसके अलावा राजस्थान का शोक, लेटी हुई नदी,
के कई उपनामों से घग्गर नदी को जाना जाता है। महत्वपूर्ण है साथियों, यह हमें ध्यान रखना है। तो साथियों, घग्गर नदी का जो उद्गम है वह हिमाचल प्रदेश में कालका के निकट शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। यह नदी पंजाब व हरियाणा में बहते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील, यहाँ पर टिब्बी तहसील में तलवाड़ा गांव के पास से प्रवेश करती है, यहाँ पर प्रवेश करती है और यहीं पर यह तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। यह नदी यहीं भटनेर के आसपास समाप्त हो जाती है, पर कभी कभी अत्यधिक वर्षा होने की स्थिति में यह नदी गंगानगर जिले में प्रवेश करती है। तो अत्यधिक वर्षा की स्थिति में यह श्री गंगानगर में प्रवेश कर जाती है। सूरतगढ़, अनूपगढ़ से बहती हुई यह पाकिस्तान में बहावलपुर जिले में प्रवेश करती है और अंत में फोर्ट अब्बास, इसका जो अंतिम स्थान है, जो कि अत्यधिक वर्षा आने की स्थिति में ही ऐसा होता है, यहाँ पर जाकर पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास में जाकर यह नदी समाप्त हो जाती है। वर्षा काल में इस नदी में अत्यधिक पानी आ जाने से सर्वत्र बाढ़ का सा दृश्य उपस्थित हो जाता है। शेष मौसम में यह शुष्क रहती है। तो घग्गर नदी का जो उद्गम है वह हिमाचल प्रदेश की शिवालिक की पहाड़ी कालका माता के मंदिर के पास से होता है और यह नदी पंजाब हरियाणा में बहकर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी नामक स्थान से प्रवेश करती है और इसके थोड़ी दूर तलवाड़ा झील, राजस्थान की सबसे नीची झील का यह निर्माण करती है। साथियों, यहाँ पर तलवाड़ा से आपको ध्यान में रखना है कि तलवाड़ा बांसवाड़ा में भी है, जो कि मैग्जीन खनिज के लिए प्रसिद्ध है। घग्गर नदी देश की आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर है और इस नदी के मुहाने पर प्राचीन कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी। नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसे नाली अथवा पाट कहा जाता है स्थानीय भाषा में। और यहीं पर साथियों ध्यान रखना है कि अपोहा क्षेत्र के पास हनुमानगढ़ और आसपास के इलाके में पाई जाने वाली भेड़ों की नस्ल को भी नाली कहा जाता है। तो जैसा कि हमने देखा कि जो नदी है वह सामान्यतः भटनेर दुर्ग के पास जाकर समाप्त हो जाती है और अत्यधिक वर्षा आने की स्थिति में घग्गर नदी का जो बहाव है वह पाकिस्तान तक फोर्ट अब्बास, जो कि इसका अंतिम स्थान है, वहां तक पहुंच जाती है। और महत्वपूर्ण है साथियों कि पाकिस्तान में जो नदी का बहाव क्षेत्र है उसको हकरा कहा जाता है। हकरा यह एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी है एवं राज्य की उत्तर दिशा में प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी है। महत्वपूर्ण है, अंतरराष्ट्रीय नदी और उत्तर दिशा में प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी। तो साथियों, घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र में आने वाले जो महत्वपूर्ण स्थान हैं उसमें हनुमानगढ़ राजस्थान में तलवाड़ा झील का ये निर्माण करती है टिब्बी तहसील में। उसके बाद यह भटनेर दुर्ग तक पहुंचती है और यहीं इस नदी के मुहाने पर प्राचीन कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी। प्राचीन रंगमहल सभ्यता इसी नदी के मुहाने पर विकसित हुई थी। श्री गंगानगर का प्रसिद्ध शहर सूरतगढ़ इस नदी के किनारे पर स्थित है। अनूपगढ़ श्री गंगानगर में नदी के किनारे पर स्थित है और हरियाणा में ही घग्गर नदी पर प्राचीन बनवाली सभ्यता विकसित हुई थी व हरियाणा में ही ओटू झील इसी नदी पर स्थित है। और हिमालय शिवालिक से राजस्थान आने वाली एकमात्र नदी घग्गर नदी है, जो देश की सबसे लंबी अंतः प्रवाह की नदी है। तो साथियों, जैसे कि हमने शुरू में बात की कि घग्गर नदी को सरस्वती नदी भी कहा जाता है, तो साथियों चलिए जानते हैं कि घग्गर नदी और सरस्वती नदी का आपस में क्या नाता है, किस वजह से घग्गर नदी को सरस्वती नदी कहा जाता है। घग्गर नदी को प्राचीन सरस्वती नदी, जिसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, का अवशेष धारा माना जाता है। सरस्वती नदी के प्राचीन मार्ग को खोजने के लिए श्रीराम वाड्रे व हनुमंता राय को नियुक्त किया गया था। तो साथियों, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मार्ग घग्गर नदी का है, जो मार्ग ये घग्गर नदी का है, वही मार्ग प्राचीन सरस्वती नदी का था। यहाँ पर यह प्राचीन सरस्वती नदी का मार्ग है और यह घग्गर नदी का मार्ग है। तो दोनों के मार्ग में समानता है, इसीलिए जो घग्गर नदी है उसको सरस्वती नदी का अवशेष कहा जाता है। प्राचीन सरस्वती नदी, जिसका उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से माना जाता है, और घग्गर नदी का उद्गम भी शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। और सरस्वती नदी है शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर आदि बद्री के पास के मैदान में प्रवेश करती है तथा दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कुरुक्षेत्र, घग्गर, हाकड़ा होती हुई हरियाणा के सिरसा स्थान से राजस्थान के नौहर में प्रवेश करती है। तो राजस्थान के नौहर में प्रवेश करती थी यह प्राचीन कालीबंगा सभ्यता, जो कि सरस्वती के मार्ग पर बताई गई है, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से
प्राचीन सरस्वती नदी है यह बीकानेर व जैसलमेर होती हुई गुजरात के कच्छ के रन में प्रवेश कर प्रभा सप्तन के पास समुद्र में गिरती थी। यह इस तरीके से यह इसका मार्ग है और यह जैसलमेर से होती हुई यह कच्छ के रन में जाकर समाप्त हो जाती थी। सरस्वती नदी एक पौराणिक नदी है जिसका वर्णन सर्वप्रथम वेदों में आता है। ऋग्वेद में सरस्वती को एक विशाल नदी के रूप में वर्णित किया गया है। वैदिक साहित्य रामायण व महाभारत में सरस्वती नदी के अस्तित्व के पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध होते हैं। महाभारत युद्ध के समय कृष्ण के भाई बलराम ने सरस्वती नदी पर स्थित तीर्थों की यात्रा की थी, इसका भी वर्णन प्राप्त होता है। राजस्थान के मरु प्रदेश में भी सरस्वती नदी के किनारे बसे कई नगरों के पुरातात्विक अवशेष आज भी विद्यमान हैं, जिसमें कालीबंगा प्रमुख है। वर्तमान में सरस्वती नदी भौतिक रूप से अस्तित्व में नहीं है। भू संरचना में परिवर्तन के कारण यह विलुप्त हो गई है। वर्तमान में अस्तित्व में नहीं होने के कारण वह सरस्वती नदी को मात्र कल्पना मानते रहे हैं, लेकिन भू उपग्रह द्वारा खींची गई तस्वीरों से सरस्वती नदी के बहाव क्षेत्र का अब पता लग गया है तथा अंतः सलीला के रूप में आज भी यह नदी प्रवाहित होती है। तो जैसलमेर में ही यह जो जलपट्टी है, यह जलपट्टी सरस्वती नदी के अवशेष हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण है साथियों कि घग्गर नदी के कारण ही हनुमानगढ़ को राजस्थान के धान का कटोरा कहा जाता है। तो साथियों यह थी घग्गर नदी के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी। तो अभी हमने जो घग्गर नदी के बारे में पढ़ा उससे संबंधित उसको याद करने के लिए जो ट्रिक है, आप एक तो घग्गर जो कि इसकी स्पेलिंग है, इससे आप ध्यान रख सकते हैं। इसमें जी से गंगानगर और एच से हनुमानगढ़, तो उससे आपको याद आ जाएगा जो इसका प्रवाह क्षेत्र है वह गंगानगर और हनुमानगढ़ है। इसके अलावा आप एक लाइन याद रख सकते हैं, टीबी से सूरत का रंग काला अब्बा। तो इस लाइन से आपको क्या क्या याद रखना है। टी से आप टिब्बी तहसील जहां से नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। बी से भटनेर। सूरत से आपको ध्यान रखना है, सूरत के एस से ध्यान रखना है सूरतगढ़। ए से आपको ध्यान रखना है अनूपगढ़। रंग से आपको याद रखना है कि प्राचीन रंगमहल सभ्यता इसके पास विकसित हुई थी। काला से आपको याद रखना है कि प्राचीन कालीबंगा सभ्यता इसके पास विकसित हुई थी। और नदी का जो अंतिम बहाव क्षेत्र है वह फोर्ट अब्बास जो कि पाकिस्तान में है, जो कि आपको अब्बा से याद रखना है। तो अगली जो अंतः प्रवाह की जो नदी है वह है कांतली नदी। कांतली नदी को मौसमी नदी भी कहते हैं और ये राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 100 किलोमीटर है। तो साथियों अगर पूछा जाए आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी जो कि पूर्णतः राजस्थान में बहती है, तो उसका सही जवाब है कांतली नदी। कांतली नदी का जो उद्गम है वह सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियों से होता है और नदी झुंझुनू व चूरू जिले की सीमा पर मडरेला झुंझुनू जाकर समाप्त हो जाती है। तो जो कांतली नदी का जो उद्गम है वह खंडेला की पहाड़ियों रेवासा से सीकर जिले से उद्गम होता है और यहीं पर थोड़ा आगे चलने पर यहाँ पर प्राचीन गणेश्वर सभ्यता जो कि नीमका थाना में पनपी थी और इस नदी का जो बहाव क्षेत्र है वह झुंझुनू तक है और झुंझुनू में ही प्राचीन सुनारी सभ्यता जो कि खेतड़ी में है वह यहाँ पर जन्मी थी और नदी है वह चूरू की सीमा पर जाकर समाप्त हो जाती है। नदी का जो बहाव क्षेत्र है वह सीकर और झुंझुनू है। नदी का जो बहाव क्षेत्र है वह सीकर में तोरावाटी कहलाता है। तो साथियों इसी नदी पर प्राचीन गणेश्वर सभ्यता जो कि एक ताम्रयुगीन सभ्यता थी जो कि सीकर में नीमका थाना के पास विकसित हुई थी। इसके अलावा सुनारी सभ्यता जो कि झुंझुनू में खेतड़ी के पास इसी नदी के पास विकसित हुई थी। तो साथियों आप इस नदी के बहाव क्षेत्र में देख सकते हैं कि ये बिल्कुल झुंझुनू के बीच में से बहती हुई झुंझुनू को दो भागों में विभाजित कर देती है। अगली अंतः प्रवाह की नदी है काकनी नदी अथवा काकनेय नदी। तो इस नदी को काकनेय नदी स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी, बहुत महत्वपूर्ण है, मसूरदी नदी स्थानीय भाषा में कहते हैं और यह आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है जिसकी कुल लंबाई 17 किलोमीटर है। तो अगर प्रश्न बनता है कि आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी, तो उसका सही उत्तर है काकनी नदी अथवा काकने नदी या मसूरदी नदी। कांकनी नदी का जो उद्गम है वह जैसलमेर में ही कोठारी गांव से, जैसलमेर में कोठारी गांव से होता है और कुछ आगे चलने पर यह रूपसी गांव में भुज झील का निर्माण करती है
और जैसलमेर में ही आगे चलने पर यह मीठी खाड़ी में जाकर विलुप्त हो जाती है। काकनी नदी का जो बहाव क्षेत्र है वह केवल जैसलमेर जिले तक ही सीमित है और यह आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। अगली आंतरिक प्रवाह की जो नदी है साथियों वह है साबी नदी। तो जो साबी नदी है उसका उद्गम जयपुर की सेवर की पहाड़ियों से होता है और यह नदी अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी है। जयपुर से बहते हुए यह अलवर तक जाती है और इसी नदी के मुहाने पर प्राचीन जोधपुरा सभ्यता जयपुर विकसित हुई थी, जो कि हाथी दांत के लिए भी प्रसिद्ध थी। यह नदी वर्षा ऋतु में अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है। तो साबी नदी जयपुर में सेवर की पहाड़ियों से निकलकर नेशनल हाईवे 8 से होती हुई कोटपुतली, बानसूर, बहरोड, किशनगढ़ बास, मंडावर वे तिजारा तहसीलों से बहने के बाद हरियाणा में गुड़गांव जिले में कुछ दूर तक प्रवाहित होकर पटौदी के निकट उत्तरी भाग नजफगढ़ झील में समाप्त हो जाती है। अगली अंतः प्रवाह की जो नदी है वह है मेंथा नदी। मेंथा नदी जयपुर जिले के मनोहरपुर से निकलकर नागौर में प्रवेश कर सांबर झील में विलुप्त हो जाती है। ये उद्गम मनोहरपुर से जयपुर से जो कि सांबर झील में जाकर विलुप्त होती है। सांबर झील में जो सर्वाधिक लवण का जमाव करने वाली जो नदी है वह मेंथा नदी ही है। महत्वपूर्ण है साथियों, नागौर जिले के लूणवा गांव में इस नदी के किनारे ही लूणवा जैन तीर्थ स्थल बना हुआ है। जो लूणवा जैन तीर्थ स्थल है वह मेंथा नदी के किनारे पर है। अगली जो अंतः प्रवाह की जो नदी है वह रूपनगढ़ नदी है। रूपनगढ़ नदी का जो उद्गम है वह अजमेर के किशनगढ़ सलेमाबाद से होता है और यह जयपुर के सांबर झील में ही विलुप्त हो जाती है। उद्गम सलेमाबाद किशनगढ़ जो कि अजमेर से निकलती है और सांबर झील में जाकर विलुप्त हो जाती है और यहाँ मेंथा नदी जयपुर से निकलकर वह भी सांबर झील में ही विलुप्त हो जाती है। महत्वपूर्ण है कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद इसी नदी के किनारे पर स्थित है। तो साथियों यहाँ पर कई ऐसी छोटी अंतः प्रवाह की नदियां हैं जो कि सांबर झील में विलुप्त होती हैं। यहाँ पर अभी हमने देखा जो मेंथा नदी है जो कि जयपुर से मनोहरपुरा से निकलती है वह सांबर झील में आती है। रूपनगढ़ नदी अभी देखा जो अजमेर से निकलकर सांबर झील में विलुप्त होती है और खडेला नदी सीकर से बहती हुई सांबर झील में विलुप्त होती है और खारी नदी है जो कि नागौर से होती हुई सांबर झील में विलुप्त होती है। यहाँ पर साथियों ध्यान रखना है कि खारी नाम से राजस्थान में 3 नदियां हैं। सांबर झील का अपवाह क्षेत्र आंतरिक है और इस क्षेत्र में 4 नदियां इस झील में जाकर गिरती हैं। इनमें मुख्यतः हैं मेंथा नदी, रूपनगढ़ नदी, तुरंतमती नदी, खारी नदी, खंडेला नदी तथा अनेक छोटे नाले सांबर झील में आकर गिरते हैं। तो साथियों अगली अंतः प्रवाह की नदी है रूपारेल नदी। रूपारेल नदी को लसवारी नदी तथा स्थानीय भाषा में वरा नदी भी कहते हैं और रूपारेल नदी का जो उद्गम है वह अलवर में उदयनाथ की पहाड़ी तोड़ी गांव थानागाजी तहसील अलवर से होता है और यह भरतपुर के कुशलपुर गांव भरतपुर में सीकरी बांध में जाकर विलुप्त हो जाती है। उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी अलवर से और अलवर से यह भरतपुर में पहुंचती है जो कि सीकरी बांध भरतपुर में जाकर विलुप्त हो जाती है। तो यह इसका अपवाह क्षेत्र है। रूपारेल नदी उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से बहते हुए यहाँ सीकरी बांध भरतपुर में जाकर विलुप्त हो जाती है और इसके आगे ही मोती झील जिसे भरतपुर की गंगा कहते हैं उसका निर्माण होता है और इसी मोती झील से एक सुजान गंगा नहर निकाली गई है जो कि लोहागढ़ दुर्ग किले की सुरक्षा के लिए उसके चारों तरफ उसी सुरक्षा के लिए जो पानी भरा गया है वह सुजान गंगा नहर के द्वारा ही लोहागढ़ के लिए पानी ले जाया जाता था। प्राचीन रियासती शासन में अलवर भरतपुर रियासतों में रूपारेल नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में हमें ध्यान में रखना है जो द्रव्यवती नदी या अमानीशाह नाले का जो उद्गम है वह जयपुर नगर के उत्तरी छोर पर स्थित नाहरगढ़ पहाड़ी की तलहटी में पापड़ के हनुमान जी से होता है। यह नदी जयपुर नगर को पार करके कुल 47 किलोमीटर बहते हुए धोराला चाकसू के समीप ढूंढ नदी में मिल जाती। इस नदी के पुनरुद्धार एवं सौंदर्यीकरण के लिए राजस्थान सरकार ने 1676 करोड़ रुपए की लागत से सिंगापुर नदी की तर्ज पर द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट, टाटा प्रोजेक्ट्स एवं सांघाई अर्बन कंस्ट्रक्शन ग्रुप द्वारा अधिकांश कार्य वर्ष 2019 में पूर्ण करवाया गया।
राजस्थान के बीकानेर एवं चूरू ऐसे 2 जिले हैं जहां कोई नदी नहीं बहती। तो साथियों, यह थी राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियों की संपूर्ण जानकारी, जहां पर हमने इस विषय से संबंधित सभी परीक्षा उपयोगी तथ्यों पर चर्चा की। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। साथियों, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें जिससे आपकी कोई क्लास मिस न हो। पढ़ो ऑनलाइन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।